Hi students, how are you? This is Dr. Chavikar and welcome to my channel Krishna Institute of Law. मैंने आपको जो है इमरजेंसी से रिलेटेड जो है सबसे पहले आपको बताया था नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपकी जो आर्टिकल है 352 से लेके 360 तक डिफरेंट इमरजेंसी को डील करते हैं। 350 किसको बताता है? नेशनल इमरजेंसी को। आर्टिकल 356 बताता है स्टेट इमरजेंसी को और आर्टिकल 360 बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को। तो मैं आपसे आर्टिकल 352 पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया था नेशनल इमरजेंसी कब लागू होती है, किस तरीके से होती है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है और उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट इमरजेंसी, जो कि आपको आर्टिकल 356 में मेंशन। तो आर्टिकल 356 के हिसाब से अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को गवर्नर की रिपोर्ट पे या स्यू मोटो मीन्स उसे खुद ये लगता है कि कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के हिसाब से अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, तो फिर वो वहाँ पे जो है स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। आपने देखा होगा कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो पश्चिमी बंगाल से काफ़ी सारी रिपोर्ट आ रही थी कि वो जो है लॉकडाउन को ठीक तरीके से फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं। एंड यू नो इट इज़ ए कंटीजियस डिजीज, तो इससे लोगों में काफ़ी खतरा है कि वहाँ के लोग जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं कोविड-19 से। तो गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि अगर ममता बनर्जी जो है ठीक तरीके से वर्क नहीं करती हैं तो फिर वहाँ पे इमरजेंसी अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। इसी तरह से आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में भी जो है स्टेट इमरजेंसी जो है लगी हुई है। तो अब आपको ये तो पता चली गया कि अगर कोई भी स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से वर्क नहीं कर रही है तो वहाँ पे सेंटर जो है इमरजेंसी को लगा सकती है। तो अब इमरजेंसी लगने पे क्या होता है, जो भी गवर्नर की पावर होती है वो किसके पास चली जाती है? या तो प्रेसिडेंट के पास चली जाती है या प्रेसिडेंट कोई अथॉरिटी अपॉइंट कर देता है, वो सारी उसकी पावर को एक्सरसाइज करता है। और स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी पावर है वो सारी की सारी जो है पार्लियामेंट पे आ जाती है। तो गवर्नर की पावर प्रेसिडेंट या उसके अकॉर्डिंग जो भी अथॉरिटी डेजिग्नेटेड होती है उसको चली जाती है, और स्टेट लेजिस्लेचर की पावर किस पे आ जाती है? पार्लियामेंट की हो जाती है। इट मीन जो काम स्टेट लेजिस्लेचर करती थी अब वही काम उनके बिहाफ पे पार्लियामेंट करेगी। लेकिन उस स्टेट जहाँ पे आपने इमरजेंसी लगाई है वहाँ की हाई कोर्ट की कोई भी पावर सस्पेंड नहीं होती है और ना ही वो प्रेसिडेंट के या उसके द्वारा डेजिग्नेटेड किसी अथॉरिटी पे जाती है। इसका मतलब हाई कोर्ट जो है फ्रीली अपना जो है वर्क करते हैं। तो इस तरीके से जो है स्टेट इमरजेंसी लगती है जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है किसी भी स्पेसिफिक स्टेट में। अब प्रेसिडेंट कोई भी जो है अपनी गवर्नमेंट, जैसे उसको गवर्नर की रिपोर्ट मिली है उसके बेसिस पे कर सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है गवर्नर भी मिसलीड कर सकते हैं। उन्हें पता है कि स्टेट जो है अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन वो वहाँ के सीएम के इन्फ्लुएंस में अपनी कोई रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को नहीं भेजते हैं, जिससे कि वहाँ पे इमरजेंसी नहीं लगे। तो ऐसे केस में अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि नहीं कोई स्टेट जो है अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है और हमें गवर्नर की रिपोर्ट नहीं मिली है, तो वो स्यू मोटो भी वहाँ पे इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। तो प्रेसिडेंट ये, लेकिन उसकी पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं होता प्रेसिडेंट का कि जब उसे लगेगा वो जो है स्टेट में इमरजेंसी लागू कर देगा। इसके लिए उसके पास जो है कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट का राइटिंग में रिकमेंडेशन होनी जरूरी है। और कैबिनेट तो आपको पता ही है, इसमें पीएम भी होता है और जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं वो सब होते हैं। तो जब पीएम अपने कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के साथ ये रिकमेंडेशन राइटिंग में प्रेसिडेंट को देता है कि किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो रही है, तब प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन इशू करता है कि उस स्टेट में जो है अब स्टेट इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की जाए। ये जो इमरजेंसी होती है ये 2 महीने बाद अपने आप सीज टू ऑपरेट हो जाती है अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, इसको अप्रूव कर लेते हैं तो फिर ये 2 महीने के बाद और एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि वो एक बार में उसे 6 महीने के लिए अप्रूव करते हैं, तो वो 6 महीने तक चलती है।
लेकिन बाय द वे जब उन्होंने स्टेट इमरजेंसी लगाई उस वक्त वो राज्यसभा ने तो अप्रूव कर दी, लेकिन लोकसभा या तो उस वक्त तक डिसॉल्व हो चुकी थी या वो उस 2 महीने के दौरान में डिसॉल्व हो जाती है। तो फिर जो है वो 2 महीने तक वो मतलब 2 महीने तक तो चलेगी क्योंकि राज्यसभा ने उसे अप्रूव कर दिया, लेकिन जैसे ही फ्रेश इलेक्शन होती है तो जो आपकी नई लोकसभा बैठती है उसकी बैठने की उसकी जो सिटिंग की डेट है उसके 30 डेज के अंदर वो प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट हो जाती है अगर लोकसभा उसको अप्रूव नहीं करती है। क्लियर हो गया? और ये स्पेशल मेजॉरिटी से की जाती है हमेशा जो अप्रूवल है, और ये एक बार में 6 महीने तक ही इसका अप्रूवल होता है। अगर हम इसे कंटिन्यू करना होता है तो हर बार में राज्यसभा और लोकसभा इसको अप्रूव करते हैं अलग अलग 6-6 महीने के पीरियड में। तो ये था कि इस तरह से हमारी स्टेट इमरजेंसी लगती है। बिल्कुल क्लियर हो गया? अब इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस हुए थे। एक था SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, आपको पता ही था कि 1992 में जो था बाबरी मस्जिद का वो हुआ था, इंसिडेंट हुई थी। तो उस वक्त उस अयोध्या केस की वजह से जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान, उन्होंने कुछ जो है रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे थे जिसकी वजह से वहाँ पे जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया इन वाली बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट को, और वहाँ पे प्रेसिडेंट शासन जो है लगा दिया गया, मतलब स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि कोई भी स्टेट जो है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक्चुअली ये सेक्युलरिज्म पे बेस है, तो आपको सेक्युलरिज्म के बेसिक फीचर को हमेशा प्रिजर्व करना है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक ही टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजियस पार्टी नहीं होती है। तो अगर ये एंटी नेशनल कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस वक्त उनको हम जो है सस्पेंड कर सकते हैं और इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर हो गया SR बोम्मई का केस? सेकेंड केस था आपका रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा केस था? रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ कि जो बिहार था उसमें जो गवर्नर था उसने एक रिपोर्ट भेजी प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे जो है स्टेट मशीनरी ठीक से नहीं चल रही है, क्योंकि इलेक्शन हुए थे और वहाँ पे किसी भी पार्टी को जो था पूरा बहुमत नहीं मिला था, मतलब फुल मेजॉरिटी किसी भी पार्टी की नहीं थी। तो गवर्नर ने JDU की जो पार्टी थी उसे गवर्नमेंट बनाने से रोकने के लिए ये एक रिपोर्ट तैयार करी और प्रेसिडेंट के पास भेज दी, और प्रेसिडेंट ने भी कैबिनेट की रिकमेंडेशन के बाद वहाँ पे जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। लेकिन बाद में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ठीक है, गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट तो भेज दी है, लेकिन ये गवर्नर का अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट का भी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। उसे ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने जो गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी है वो कोई फैंसीफुल एजम्पशन पे तो बेस नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है जिन ग्राउंड पे आप स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हो वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो। तो प्रेसिडेंट जब भी गवर्नर की रिपोर्ट पे एक्ट करता है तो उसे ये देखना चाहिए कि जो भी ग्राउंड पे वो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा है वो बिल्कुल रेलिवेंट होनी चाहिए, वो फैंसीफुल एजम्पशन पे नहीं होनी चाहिए, वो पॉलिटिकल वेंडेटा से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए और वो इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में डिसाइड किया गया था कि जो स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है इसलिए वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसमें अब आपको नेशनल इमरजेंसी बहुत अच्छे से पता चल गई, आर्टिकल 356 में आपको स्टेट इमरजेंसी पता चल गई। इसमें आपको दोनों केस लिखने होंगे, SR बोम्मई का भी और आपको ये वाला केस भी रामेश्वर प्रसाद का भी, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक में बताया गया था कि ये जो प्रेसिडेंट का आपकी इमरजेंसी है ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, और नीचे वाले केस में बताया गया था कि जो इमरजेंसी लगी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम थर्ड इमरजेंसी में आते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आपको आर्टिकल 360 बताता है। अब आर्टिकल 360 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया या क्रेडिट ऑफ इंडिया को कोई भी खतरा है तो वो जो है अपनी कंट्री में या किसी भी पार्ट में इंडिया के फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है, और वो ये किसी भी प्रोक्लेमेशन के थ्रू ही कर सकता है। ये प्रोक्लेमेशन 2 महीने के लिए आपकी ऑपरेशन में रहती है अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउस से क्या मतलब होता है कि अगर पार्लियामेंट की राज्यसभा और लोकसभा इसे अप्रूव कर देते हैं
तो फिर तो एक बार में ये 6 महीने तक मैक्सिमम जो है कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन जब हम अप्रूव करवा रहे थे तो राज्यसभा ने तो इसे अप्रूव कर दिया, लेकिन बाई चांस उस वक्त तक लोकसभा या तो डिसॉल्व हो चुकी है या उस 2 महीने के पीरियड में डिसॉल्व हो जाती है अप्रूव करने से पहले। तो जब नए इलेक्शन होते हैं, जब फ्रेश लोकसभा सिट करती है, तो उसकी सिटिंग के 30 डेज के अंदर ही ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन है ये सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगी अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय लोकसभा। और एक बार में पार्लियामेंट के दोनों हाउस इसे मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही डिक्लेयर कर सकती हैं। उसके बाद डिक्लेयर करने के लिए इन्हें हर बारी 6-6 महीने के लिए जो है डिक्लेयर कर सकती है। तो जब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो यूनियन फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑर्डर जो है स्टेट को दे सकती है जो स्टेट को मान्य होते हैं। इन फाइनेंशियल ऑर्डर में यूनियन जो है स्टेट को ये भी कह सकती है कि वो किसी स्पेशल क्लास की सैलरीज और अलाउंसेस कम कर दें। उसमें हाई कोर्ट के जजेस के भी सैलरीज और अलाउंस आ सकते हैं। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई मनी बिल पास कर दिया है तो वो ये भी ऑर्डर दे सकती है कि अभी उसको जो है एक्ट ना बनाया जाए और उस बिल को अभी रिजर्व रखा जाए। तो इस तरीके से जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो सकती है। तो आई थिंक कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टेट इमरजेंसी किसे कहते हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी किसे कहते हैं। अब मैं 1 मिनट में आपको रिकैप कराती हूँ। देखिए, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी से डील करता है और ये तब होती है जब प्रेसिडेंट को लगता है कि वॉर का या फिर जो है एक्सटर्नल एग्रेशन का या आर्म रिबेलियन का खतरा होता है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में लगती है। ये तब लगता है जब प्रेसिडेंट को ये लगता है कि गवर्नर ने रिपोर्ट दी है या उसे खुद लगता है कि स्टेट में जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठीक से वर्क नहीं कर रही है। और 360 आर्टिकल के हिसाब से फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब प्रेसिडेंट को ये लगता है आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट इन राइटिंग कि आपकी जो स्टेबिलिटी है फाइनेंस की या क्रेडिट ऑफ इंडिया है वो जो है खतरे में। तो इस तरीके से अब आप आराम से ये क्वेश्चन ट्राई कर सकती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो इट गिव मी मोटिवेशन टू प्रेजेंट द न्यू अपडेशन एंड न्यू वीडियो फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।